द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के कॉफ़ी शॉप बिजनेस पर एक बहुत ही दिलचस्प मार्केट रिसर्च रिपोर्ट है। ये एक ऐसे उद्योग की तस्वीर पेश करती है जो देखा जाए तो ज़बरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। सारा श्रेय जाता है शहरीकरण को और हमारी बदलती आदतों को। आंकड़े तो कमाल के हैं। 2024 में ये मार्केट 380.8 मिलियन डॉलर का है और 2033 तक अनुमान है कि ये 1016 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ग्रोथ तो साफ है, लेकिन आज हमारी चर्चा का सवाल ये है कि इस फलते-फूलते बाजार में असली अपॉर्चुनिटी है कहां? क्या ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में है, जहां मार्केट नया है, विकास की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, या फिर असली मौका अभी भी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे जो हमारे स्थापित टियर 1 महानगर हैं, वहां है, जहां स्पेंडिंग पावर और कॉफी कल्चर पहले से मजबूत है? मेरा मानना है कि इस उद्योग का भविष्य और असली मुनाफा टियर 2 शहरों में छिपा है। और मेरा तर्क ये है कि टियर 2 शहरों की ग्रोथ की कहानी जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही जोखिम भरी भी है। असली टिकाऊ और मजबूत अवसर वो आज भी टियर 1 महानगरों में ही है, भले ही वहां चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हों। देखिए, मेरा तर्क बहुत सीधा है। भारत के कॉफी शॉप मार्केट का भविष्य टियर 2 शहरों में है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, रिपोर्ट के आंकड़े इसे साफ-साफ दिखाते हैं। ये बाजार महानगरों की तुलना में सालाना 2 से 3% तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ कंपटीशन कम है और सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट जैसी लागतें वो काफ़ी कम है, जो किसी भी रिटेल बिजनेस की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है ना? रिपोर्ट में साफ तौर पर पुणे, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में 2023 से 2025 के बीच तेजी से विस्तार की बात कही गई है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, बल्कि मार्केट में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इन शहरों में युवा आबादी, बढ़ती इनकम और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, वो एक ऐसा कंज्यूमर बेस तैयार कर रहा है जो एक प्रीमियम कॉफी एक्सपीरियंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट में दिया गया पुणे का बिजनेस प्लान इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कम फिक्स कॉस्ट के कारण इन शहरों में प्रॉफिट कमाना कहीं ज्यादा आसान है। असली अवसर इसी अनटैप्ड मार्केट में है। मैं मानती हूँ कि टियर 2 शहरों में ग्रोथ दिख रही है और आंकड़े भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस उत्साह को थोड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है। टिकाऊ अवसर की जब बात आती है तो वो अभी भी टियर 1 महानगरों में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक 60% से ज्यादा ब्रांडेड कॉफी आउटलेट्स दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में ही थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यहाँ एक एस्टैब्लिश्ड कॉफ़ी कल्चर है, हाई स्पेंडिंग पावर वाले प्रोफेशनल्स हैं और टूरिस्ट्स का एक परमानेंट फ्लो है। यहाँ का ग्राहक प्रति विजिट 300 से 500 रुपए खर्च करने का आदी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि महानगरों में लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिपोर्ट का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए 20 से 40% का प्राइस प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक लागत की भरपाई कर देता है। जिसे हम महानगरों में सैचुरेशन कह रहे हैं, वो असल में एक मैच्योर और स्टेबल मार्केट का संकेत है, जबकि टियर 2 शहरों की ग्रोथ के पीछे हाई रिस्क जुड़े हैं, जैसे स्किल्ड स्टाफ की कमी और एक कंज्यूमर मार्केट जो अभी भी चाय से कॉफी पर पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ है। 1,20,000 रुपए और कुल फिक्स्ड कॉस्ट लगभग 3,20,000 रुपए है। इस मॉडल के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 16 ग्राहक प्रतिदिन है। सिर्फ 16 प्रतिदिन? हाँ, सिर्फ 16। मतलब अगर दिन भर में सिर्फ 16 लोगों ने भी कॉफी पी तो दुकान का किराया, बिजली और स्टाफ का खर्च निकल जाएगा। उसके बाद बिकने वाला हर कप सीधा मुनाफा है। ये सुरक्षा का स्तर महानगरों में अकल्पनीय है, जहां किराया ही 3-4 गुना हो सकता है और जरा सी भी बिक्री में कमी आने पर बिजनेस तुरंत घाटे में चला जाता है। देखिए, ये ब्रेक इवन विश्लेषण कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कई अनुमानों पर आधारित है। क्या रिपोर्ट ये बताती है कि पुणे में एक औसत ग्राहक महीने में कितनी बार आता है? क्योंकि अगर मुंबई में ब्रेक इवन 50 ग्राहक है, लेकिन हर ग्राहक हफ्ते में 3 बार आता है, तो असली स्थिरता तो वहीं हुई ना, है ना? रिपोर्ट खुद कई रिस्क गिनाती है: आर्थिक मंदी का असर, कॉफी बीन्स की कीमतों में उतार चढ़ाव और सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों को बनाए रखना, जो खासकर टियर 2 शहरों के लिए एक बड़ी समस्या बताई गई है। आपको सस्ता स्टाफ तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो 500 रुपए की स्पेशलिटी कॉफी बना पाएगा, जिसकी उम्मीद एक प्रीमियम ब्रांड से की जाती है?
महानगरों में लागत भले ही ज्यादा हो, लेकिन ग्राहकों का लगातार आना और उनकी ज्यादा खर्च करने की आदत आपके रेवेन्यू को कहीं ज्यादा प्रिडिक्टेबल और स्थिर बनाती है। टियर 2 में आप एक अनजाने मार्केट पर दांव लगा रहे हैं। यहां आप एक बहुत जरूरी बात को कम आंक रहे हैं, और वो है नया महत्वाकांक्षी कंज्यूमर। रिपोर्ट कहती है कि भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम है, और यही युवा कॉफी शॉप का प्राइमरी कस्टमर है। ये युवा आबादी टियर 2 शहरों में तेजी से बढ़ रही है और पश्चिमी लाइफस्टाइल को अपना रही है। ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है, ये उस तीसरे स्थान की तलाश है जो घर और ऑफिस के बीच में हो। टियर 2 शहरों में युवाओं के पास पहले ये विकल्प नहीं थे। एक ब्रांडेड कॉफी शॉप उन्हें वो वैश्विक अनुभव और सोशल स्टेटस देती है जो वे इंस्टाग्राम पर देखते हैं, और ये एक बहुत शक्तिशाली इकोनॉमिक ड्राइवर है। वे कॉफी शॉप को सिर्फ एक पेय की दुकान के रूप में नहीं, बल्कि एक एस्पिरेशनल सोशल स्पेस के रूप में देखते हैं। तो डिमांड पहले से मौजूद है, बस उसे पूरा करने की जरूरत है। अब ये बात वाकई सोचने वाली है कि क्या आप एक स्थापित कल्चर में अपनी जगह बना रही हैं या एक नया कल्चर बनाने का जोखिम उठा रही हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एस्पिरेशनल होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो हर दूसरे दिन 350 रुपए की कॉफी पर खर्च करने को तैयार हैं। रिपोर्ट में यंग अर्बन प्रोफेशनल्स को सबसे वैल्यूएबल कस्टमर सेगमेंट बताया गया है, जो हफ्ते में 3 से 5 बार आते हैं, और ये वर्ग आज भी महानगरों में ही केंद्रित है। टियर 2 शहरों में चाय की संस्कृति अभी भी बहुत मजबूत है। रिपोर्ट में भी ये माना गया है कि कॉफ़ी शॉप्स को चाय की दुकानों से सीधा कंपटीशन मिलता है। वहाँ एक कॉफ़ी शॉप खोलना सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति को बदलने का प्रयास है, जो कहीं ज्यादा जोखिम भरा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये संस्कृति को बदलना है। ये एक उभरती हुई संस्कृति को पूरा करना है, और यहीं पर बिजनेस मॉडल की भूमिका आती है। टियर 2 शहर नए बिजनेस मॉडल्स के लिए एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। रिपोर्ट में क्विक सर्विस फॉर्मेट का जिक्र है, जो 15% की दर से बढ़ रहा है। ये मॉडल टियर 2 शहरों के ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव ग्राहकों के लिए बिल्कुल सही है, जो 100 से 200 रुपए की रेंज में एक अच्छी कॉफ़ी का अनुभव देता है। इसके अलावा रिपोर्ट में फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड ब्रांड ऑपरेटेड मॉडल का भी उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि पैसा तो कोई स्थानीय निवेशक लगाता है जिसे वहां के मार्केट की समझ है, लेकिन दुकान को चलाने, स्टाफ को ट्रेनिंग देने और कॉफी की क्वालिटी बनाए रखने का काम वो पूरी तरह से ब्रांड के हाथ में होता है। इससे निवेशक का रिस्क कम होता है और ब्रांड का नाम भी खराब नहीं होता। यह इन नए बाजारों के लिए एक आदर्श रणनीति है। लेकिन ये रणनीति आपको बड़े खिलाड़ियों से कैसे बचाएगी? रिपोर्ट ये भी साफ साफ बताती है कि बाजार में बड़ी चेन्स का दबदबा बढ़ रहा है और छोटे स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए मार्जिन कम हो रहा है। ये ट्रेंड जो अभी महानगरों में दिख रहा है, वो देर सवेर टियर 2 शहरों में भी पहुंचेगा। कल्पना कीजिए, आप जयपुर में एक नया प्यारा सा कैफे खोलती हैं। आपका किराया कम है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर सड़क के उस पार स्टारबक्स अपनी दुकान खोल देता है। क्या आपका स्थानीय स्वाद उनके 50% छूट वाले मार्केटिंग बजट का सामना कर पाएगा? ये एक असली खतरा है। इसके विपरीत एक स्थापित महानगर में आपके पास एक खास नीच बनाने का अवसर होता है। मतलब एक ऐसा कोना पकड़ना जहां बड़े ब्रांड नहीं पहुंच पाते, जैसे सिर्फ इथियोपियन सिंगल ओरिजिन कॉफी बेचना या एक पेट फ्रेंडली कैफे बनाना। ये लंबी अवधि में ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। हाँ, मैं मानता हूं कि बड़े ब्रांड्स का खतरा वास्तविक है। रिपोर्ट में भी इस पर जोर दिया गया है। लेकिन क्या ये एक स्थायी समस्या है या समय के साथ खुद हल हो जाएगी, जैसे जैसे बाजार परिपक्व होगा? आपका तर्क टियर 2 बाजारों की विविधता को नजरअंदाज कर रहा है। वहां अभी भी स्थानीय स्वाद और वरीयताओं के लिए बहुत जगह है, जिससे बड़े मानकीकृत चेन पूरा नहीं कर सकते। पुणे के बिजनेस मॉडल को ही देख लीजिए। उसमें स्थानीय भारतीय उत्पादकों से सिंगल ओरिजिन बीन सोर्स करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक यूएसपी बनाता है। ये लोकल टच, ये स्थानीय कहानी महानगरों के भीड़ भरे बाजार की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, जहां हर दूसरा कैफे एक जैसा दिखता है। पर क्या ये लोकल टच और कहानी काफी रेवेन्यू उत्पन्न कर सकती है? महानगरों में आपके पास न केवल स्थानीय निवासी हैं, बल्कि पर्यटक, बिजनेस यात्री और एक बहुत बड़ा प्रवासी समुदाय भी है, जो पहले से ही वैश्विक कॉफी ब्रांडों से परिचित है। ये एक विविध और लगातार बना रहने वाला ग्राहक आधार प्रदान करता है, जो किसी एक आर्थिक वर्ग पर निर्भर नहीं है। टियर 2 शहर में आप ज्यादातर स्थानीय आबादी पर निर्भर हैं, जो आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं।
मान लीजिए लोकल इंडस्ट्री में कोई समस्या आ गई तो लोगों की खर्च करने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा और आपका कैफे खाली हो जाएगा। रिस्क बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि मुंबई या दिल्ली में अगर एक सेक्टर नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है और ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। अंत में मेरे लिए आंकड़े साफ हैं। टियर 2 शहर उच्च विकास दर, कम लागत और एक विशाल अनछुए उपभोक्ता बाजार का एक अनूठा संयोजन प्रदान करते हैं। रिस्क है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सही रणनीति के साथ, जैसा कि रिपोर्ट में पुणे के बिजनेस प्लान में दर्शाया गया है, ये शहर भारत के कॉफी शॉप उद्योग के विकास का अगला इंजन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अवसर वही है जहां बाजार जा रहा है, न कि जहां वो पहले से मौजूद और संतृप्त है। और मेरे लिए टियर 2 शहरों की चकाचौंध को उनके अंतर्निहित रिस्कों को नज़रअंदाज नहीं करने देना चाहिए। महानगरों का बाजार अपनी परिपक्वता, सिद्ध उपभोक्ता व्यवहार और प्रीमियम चार्ज करने की क्षमता के कारण एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद अवसर बना हुआ है। सैचुरेशन का मतलब भीड़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब एक मजबूत और टिकाऊ मांग भी है। नए बाजारों का आकर्षण अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा होता है और ये रिपोर्ट उन चुनौतियों को भी उतनी ही शिद्दत से रेखांकित करती है जितनी अवसरों को। तो ये स्पष्ट है कि ये रिपोर्ट भारत में एक ऐसे बाजार को दर्शाती है जो एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। ग्रोथ तो निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उद्यमी किस तरह का दांव लगाना चाहता है। बिल्कुल। क्या आप सिद्ध मांग के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं और भीड़ में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, या फिर आप एक अज्ञात क्षेत्र के जोखिमों को उठाने की क्षमता रखती हैं जहां इनाम बड़ा हो सकता है लेकिन अनिश्चितता भी उतनी ही ज्यादा है। इस चर्चा से ये तो साफ है कि एक सही जवाब शायद नहीं है, और ये सामग्री इस गतिशील उद्योग में प्रवेश करने पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गहरा विश्लेषण प्रदान करती है।